हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं एनालॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फर्स्ट ग्रेड, हेडमास्टर। तो हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएं और आप लोगों को आइडिया हो पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आए और आप यदि मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए और क्लासेस इस तरीके की ला पाऊं। तो चलिए अब हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि शेर का जो संबंध मांद के साथ है वही संबंध खरगोश का किसके साथ होगा। यानी कि हमें शेर का निवास स्थान दे रखा है और वो है मांद। भाई शेर कहां पर रहता है, मांद में, यानी कि गुफा में रहता है। तो खरगोश कहां रहता है। अब देखिए हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर ये तीन ऑप्शन जो हैं ये कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं। भाई खरगोश का निवास स्थान जो है खाई तो हो ही नहीं सकता। अब अधिकतर बच्चे किसमें कंफ्यूज होंगे, छेद, गड्ढा और बिल। कोई बच्चा छेद पर टिक करके आएगा, कोई गड्ढे के ऊपर टिक करके आएगा, कोई बिल पर टिक लगाकर आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि खरगोश का जो निवास स्थान होता है वो बिल होता है, छेद और गड्ढा नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको तीन जंतुओं के बारे में और लिखवा रहा हूं जिनके निवास स्थान को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो है उल्लू। उल्लू का जो निवास स्थान होता है वो होता है खलिहान, है ना। क्या होता है, खलिहान। और यदि हम बात करें कुत्ता, तो कुत्ते का जो निवास स्थान होता है उसे हम कहते हैं कुत्ताश्रय या घूर। और एक कबूतर, कबूतर का जो निवास स्थान होता है वो कहलाता है दड़बा। क्या कहलाता है, दड़बा। तो इन तीन का आप और नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। उल्लू का निवास स्थान खलियान, कुत्ते का कुत्ताश्रय या घूर और कबूतर का दड़बा, है ना। और खरगोश का क्या होता है, बिल। चूहे का भी क्या होता है, बिल। तो अपन को ये याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ जो संबंध है वही हमें तीसरे का चौथे के साथ बताना है या चौथे का तीसरे के साथ बताना है। यदि हम देखें, दूसरा शब्द है मिश्र और पहला शब्द क्या है, काहिरा। तो मिश्र का काहिरा से क्या संबंध है, मिश्र की राजधानी है काहिरा। तो उसी प्रकार हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई पेरिस किसकी राजधानी है। तो पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। और यदि हम बात करें किसकी, जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और यदि हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। और यदि हम बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी है रोम। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दूसरा शब्द क्या है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का भोपाल से क्या संबंध है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो हमें यह बताना है कि भाई पणजी किसकी राजधानी है। तो पणजी राजधानी है किसकी, गोवा की। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा। यदि हम ओडिशा की बात करें,
तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यदि हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो पणजी की राजधानी, पणजी किसकी राजधानी है? पणजी राजधानी है गोवा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं, 10, 99 और 9। तो हमें बताना है कि 10 और 99 के बीच में जो संबंध है, यानी कि 10 का 99 के साथ जो संबंध है वही 9 का किसके साथ होगा। तो यदि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि 99 कैसे आया है। यदि हम 10 का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 में से एक गए तो कितने बचे? 99। तो उसी तरह हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और 81 में से हम यदि 1 माइनस करें तो क्या आता है? 80। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 80। तो यहां पर 9 का 10 का जो संबंध 99 से है वही संबंध 9 का किससे होगा? 80 के साथ होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करके 1 को माइनस किया गया है। तो उसी तरह हम 9 को स्क्वायर करके यदि 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा मापी, वर्षा सिस्मोग्राफ। तो देखिए अगर हम वर्षा मापी का वर्षा से संबंध स्थापित करें तो वर्षा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है वर्षा मापी। तो सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा कि सिस्मोग्राफ का जो यूज किया जाता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल में, है ना। किसमें मापी जाती है? रिक्टर स्केल में मापी जाती है। अब यदि हम बात करें तापक्रम की तो तापक्रम को मापने का यंत्र क्या होता है? तापक्रम को मापने का यंत्र होता है थर्मामीटर। क्या होता है? थर्मामीटर। और तापक्रम को किसमें मापा जाता है? या तो सेंटीग्रेड में मापा जाता है ना, या फिर इसे मापा जाता है केल्विन में, या इसे मापा जाता है सेल्सियस में। किसमें मापा जाता है? सेल्सियस में। और यदि हम बात करें प्रवाह धारा की तो प्रवाह धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है, दो यंत्र होते हैं। एक तो होता है गैल्वेनोमीटर, है ना, और एक होता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाता है, और एमीटर जो है वो प्रवाह धारा की तीव्रता को मापता है। किसमें? एम्पियर में मापता है। किसमें मापता है? एम्पियर में मापता है। उसी तरह हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता को मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है हाइग्रोमीटर। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। और आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर। किसमें मापा जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर। इसमें आर्द्रता को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। तो अपन को ध्यान रखना है कि वर्षा को मापने का यंत्र वर्षा मापी होता है। तो सिस्मोग्राफ का जो यूज है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तापक्रम के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है थर्मामीटर। प्रवाह धारा के लिए गैल्वेनोमीटर या अमीटर। और आर्द्रता के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 42 और 6 के समान अंतर संबंध वाला निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?
तो यदि अगर हम इसको शुरुआत में ही देखें तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि 18, 42 और 6 में क्या संबंध है कि 42 और 18 दोनों ही जो है वो 6 की टेबल के अंदर आते हैं। तो यदि हम 18, 42 और 6 के बीच संबंध ढूंढेंगे तो 6 7 जा क्या होता है 42 होता है और 6 3 जा क्या होता है 18 होता है। हम देखते हैं कि यहां पर इसी तरह का कोई पेयर है क्या। तो यदि अगर हम देखें 3 9 और 21 तो 3 9 और 21 के अंदर तो इस तरह का कोई पेयर बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहां पर इंटू 3 हो रहा है, यहां पर इंटू 7 हो रहा है। तो हमें तो लेकिन ये 3 अगर यहां पर होता तब तो समझ में आता। तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसी तरह का संबंध हमें चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल इस तरह का संबंध जो है स्थापित कर रहा है। यदि हम 15, 35 और 5 को देखें तो देखिए पहले पेयर में यहां पर इंटू 7 आ रहा है, 5 7 जा 35, है ना, और उसके बाद 5 3 जा 15, यानी कि बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है। हालांकि यहां पर भी इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 में नहीं बन रहा है। यहां पर भी इंटू 3 इंटू 7 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये इससे मैच नहीं करता। यहां पर अगर आप देखोगे तो इंटू 3 और इंटू 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, लेकिन हमें बिल्कुल किसकी तरह ढूंढना है, हमें सेम टू सेम इसी की तरह संबंध स्थापित करने वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम 6 7 जा 40, 6 3 जा 18, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्ट का जो संबंध बिजी के साथ है वही संबंध कोर्स का किसके साथ होगा। तो देखिए रेस्ट का मतलब अपन जानते हैं आराम होता है ना, और बिजी का संबंध, बिजी का मतलब क्या होता है, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट हैं। उसी तरह यदि हम कोर्स का रिलेशन ढूंढने तो हमें इसके लिए पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है खुरदुरा। क्या होता है, खुरदुरा। तो यहां पर अगर हम देखें हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें पहला ऑप्शन है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, प्रकार। तो खुरदुरा का विपरीत शब्द प्रकार है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिलावट, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। फाइन, फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा, या फिर अपन कहते हैं महीन, यानी कि खुरदुरा, यानी कि खुरदुरे का विपरीत क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, महीन हो सकता है। तो यहां पर इन चारों में जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, फाइन। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। तो खुरदुरा का जो विपरीत शब्द यहां पर मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है फाइन। बाकी 3 की भी हमने समझे तो वो ये इसके क्या है, विपरीत नहीं है। खुरदुरा का विपरीत प्रकार नहीं हो सकता, जंगली नहीं हो सकता, मिलावट नहीं हो सकता। खुरदुरा का विपरीत अच्छा या महीन हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैंने आपके लिए कुछ इसी तरह के प्रश्न निकाले हैं जो बिल्कुल कुछ हटकर हैं, कुछ अलग प्रकार के हैं, और जो परीक्षा के अंदर जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रूट, फ्रूट और बनाना में क्या रिलेशन है कि भाई बनाना जो है वो एक क्या है, फ्रूट है। उसी तरह यदि हम मैमल
का रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई मैमल का अर्थ क्या होता है। तो मैमल का अर्थ क्या होता है? स्तनधारी। क्या होता है? स्तनधारी। यानी कि स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो संतान पैदा करते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते, है ना, संतान पैदा करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अपनी संतान का पोषण, जो अपनी संतान का पोषण दूध पिलाकर करते हैं। स्तनधारी यानी कि स्तन को धारण करने वाले, तो दूध पिलाकर करते हैं। तो मैमल का अर्थ क्या होता है? स्तनधारी। मतलब स्तनधारी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल कहते हैं, जो संतान पैदा करते हैं और जो अपनी संतान का पोषण दूध पिलाकर करते हैं। अब यदि हम बात करें स्पैरो, तो स्पैरो का अर्थ क्या होता है? गोरैया। ये एक चिड़िया होती है। अब चिड़िया आप जानते हो अंडे देती है, तो ये मैमल नहीं हो सकती। स्नेक का मतलब सांप। भाई सांप भी क्या करता है? अंडे देता है ना, संतान उत्पन्न नहीं करता, सांप अंडे देता है। लॉयन की अगर हम बात करें तो बागिन जो होती है वो संतान को उत्पन्न करती है और उसको अपना दूध भी पिलाती है। तो यानी कि लॉयन जो है वो एक क्या है? मैमल है। या जैसे कि बनाना एक फ्रूट है, वैसे ही लॉयन क्या है? एक मैमल है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। और एनिमल के अंदर तो सभी आ जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन 4 जो है वो तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉयन। लॉयन क्या है? मैमल के अंदर आने वाला एक एनिमल है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये स्तनधारी नहीं है, स्पैरो और स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए जोड़ों में से समान सदृश्य को चुनिए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक तरीके से ये कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या है? अल्फाबेट्स के नंबर जो है याद होने चाहिए। जब मैं आपको कोडिंग और डी कोडिंग वाला चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको उसमें सबसे पहले जो है यही याद कराऊंगा कि भाई कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है। तो आप अभी से ही याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो यदि अगर आप देखोगे कि भाई B, A, Y और Z, यहां पर हमें क्या दे रखा है? C, D, X और W, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन का हमको यहां पर कोई ऑप्शन ढूंढना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो B का नंबर क्या होता है? B का नंबर होता है 2, A का क्या होता है? 1, Y का क्या होता है? 25, Z का क्या होता है? 26, C का क्या होता है? C का होता है 3, D का क्या होता है? D का होता है 4, D का क्या होता है? 4, और X का क्या होता है? 24, और W का क्या होता है? 23। अब यदि आप देखेंगे तो यदि हम B और C को देखें तो यहां पर हो रहा है +1। यदि हम A और D को देखें तो यहां पर हो रहा है +3। यदि हम Y और X को देखें तो यहां पर हो रहा है -1, और यदि हम Z और W को देखें तो यहां पर हो रहा है -3। यानी कि जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है? वो चल रही है +1, +3, -1 और -3। ये वाली सीरीज जो है चल रही है, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं FEUV, FEU और V। तो F का नंबर क्या होता है? यदि हम F का नंबर देखेंगे तो होता है 6, E का क्या होता है? 5, E का क्या होता है? 5, U का क्या होता है? 21, और V का क्या होता है? 22, V का क्या होता है? 22। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमको क्या करना है? +1 करना है। तो F के बाद क्या आता है? F के बाद आता है G, 7।
यहां पर हमको क्या करना है भाई, इसमें तो हमें +1 करना है, इसमें हमें +3 करना है। तो 8 नंबर किसका होता है, 8 नंबर होता है h का, ठीक है ना। u के अंदर हमें क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। तो यदि हम करेंगे तो 20 नंबर किसका होता है, t का। उसके बाद यदि हम v की बात करें तो v के अंदर हमें क्या करना है, -3 करना है। यानी कि 19 नंबर किसका होता है, 19 नंबर होता है s का। तो ये अल्फाबेट के नंबर यदि आपको याद है इस तरीके से तो आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं GHTS जो है वो हमने यहां पर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए जोड़ों में से समान सदृश्य को चुनिए। कार का जो संबंध रेस से है वही रैट यानी कि चूहे का संबंध किससे होगा। तो मैंने आपको कहा ना, मैंने थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और थोड़े से क्या है, इनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, कार का जो संबंध रेस से है, भाई कार का रेस से क्या संबंध है, कार जो है रेस के अंदर क्या करती है, दौड़ती है। यानी कि रेस किससे की जाती है, कार से की जाती है। कार रेस में क्या करती है, दौड़ती है। तो उसी तरह रैट यानी कि चूहा कहां पर दौड़ता है, ट्रेस, टियर, टेयर और रैट। तो यहां पर देखिए ये ऑप्शन कितने अजीबोगरीब है। अब यहां पर क्या करा कि नाली सीधा लिखकर नहीं दिया, उसकी जगह एक अलग शब्द लिखकर दे दिया। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टियर। टियर का अर्थ क्या होता है, नाली। तो चूहा किसमें दौड़ता है, नाली के अंदर दौड़ता है। उसका ट्रैक क्या होता है, नाली। आपने अधिकतर देखा होगा चूहे आपको नाली में ही दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस तरह कार रेस में दौड़ती है उसी तरह रैट कहां पर दौड़ता है, टियर। टियर यानी कि नाली के अंदर दौड़ता है। नेक्स्ट देखिए, विराट का जो संबंध वामन से है प्रतिभा का वही संबंध किससे होगा। देखो विराट का मतलब क्या होता है, विराट का मतलब होता है विशाल या बड़ा आकार, है ना। और वामन का अर्थ क्या होता है, भगवान ने वामन अवतार लिया था। वामन का अर्थ क्या होता है, छोटा या बौना, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो उसी तरह प्रतिभा का अपोजिट क्या होगा, तो प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धिमान। तो प्रतिभा का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, मूर्ख। कौन सा होगा, तो बुद्धिमान का विपरीत शब्द क्या होता है, मूर्ख होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मूर्ख होगा, क्योंकि हमें अपोजिट रिलेशन ढूंढना है। तो प्रतिभा का अपोजिट सूक्ष्म नहीं हो सकता, बालक नहीं हो सकता। अब कई बच्चे सोचेंगे प्रतिभा एक लड़की का नाम है तो उसका अपोजिट मेल और फीमेल का रिलेशन एस्टैब्लिश कर देंगे। अच्छा, प्रतिभा का खुद का अर्थ बुद्धिमान होता है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमें तो अपोजिट ढूंढना है। तो प्रतिभा का अपोजिट क्या होगा, मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख। नेक्स्ट देखिए, दिए गए जोड़ों में से समान सदृश्य को चुनिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। पक्षी और मछली में जो संबंध है वही संबंध हवाई जहाज का किसके साथ होगा। भाई पक्षी जो है आकाश में उड़ता है ना। मछली पानी में तैरती है। मछली किस में तैरती है, मछली पानी में तैरती है या रहती है। तो यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, में, ठीक है ना। अब देखो पनडुब्बी, पानी, पनडुब्बी का संबंध पानी से है, मगरमच्छ का संबंध भी पानी से है, नाव का संबंध भी पानी से है, जलपोत का संबंध भी पानी से है। अब यानी कि ये सारे ऑप्शन ही कंफ्यूज करने वाले हैं। कई जने हवाई जहाज के साथ जलपोत को कर आएंगे, भाई हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, जलपोत पानी पर तैरता है, लेकिन यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, पानी पर, है ना। पक्षी आकाश में उड़ता है, नाव पानी पर तैरती है, तो यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, पर। अब यहां पर क्या है कि अब मगरमच्छ पानी में रहता है या तैरता है, लेकिन यंत्र के सामने यंत्र ही होना चाहिए। तो मगरमच्छ
को हम टिक नहीं कर सकते। पनडुब्बी जो है वो पानी में रहती, जैसे दोनों यहां पर क्या है, जानवर है, तो उसी तरह यहां पर भी हवाई जहाज के सामने मगरमच्छ नहीं लिख सकते। हालांकि मगरमच्छ पानी में रहता है, लेकिन हवाई जहाज के सामने मगरमच्छ नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई मशीनरी के सामने मशीनरी ही होनी चाहिए। तो यहां पर पनडुब्बी जो है वो पानी में चलती है, तो यहां पर में वर्ड आ रहा है, तो बाकी यहां पर वर्ड आ रहा है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा पनडुब्बी। क्या होगा, पनडुब्बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, पनडुब्बी जो है वो पानी में तैरती है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए जोड़ों में से समान सदृश्य को चुनिए। घोड़ा और घुड़सवार में क्या संबंध है? भाई घोड़े को चलाने वाले को घुड़सवार कहते हैं, तो उसी तरह कार को चलाने वाले को क्या कहते हैं? डीलर, शॉफर, मैकेनिक, मालिक। अब देखो, कार को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, लेकिन ड्राइवर जो है यहां पर एक भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो कार को चलाने वाले को डीलर तो कह नहीं सकते। हाँ, कार बेचने वाला डीलर हो सकता है, कार को ठीक करने वाला मैकेनिक होता है, कार जो खरीदता है वो कार का मालिक कहलाता है, मालिक चलाता भी है कार को, लेकिन यहां पर हम मालिक को टिक नहीं कर सकते। हमें कार को चलाने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है वो बताना है, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा शॉफर। शॉफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। तो कार को चलाने वाला क्या कहलाता है? ड्राइवर। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शॉफर। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़े से हटकर हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है? अब देखिए, जनता के आंकड़े यानी कि जनगणना करने वाला जो है वो डेमोग्राफर कहलाता है। जनगणना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? डेमोग्राफर कहते हैं। तो उसी तरह फिलाटेलिस्ट किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, टिकट का संग्रह करने वाले आदमी को क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो फिलाटेलिस्ट किसे कहा जाता है? टिकट संग्राहक को। किसको कहा जाता है? टिकट संग्राहक को। तो यहां पर अपना आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। फोटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफर करता है, संगीत तज्ञ जो है वो संगीत को संग्रहित करता है ना। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टिकट संग्राहक जो होता है उसे फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार राइट का रूप रोट है बनता है उसी प्रकार हर्ट का रूप क्या बनेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए, राइट की अगर हम बात करें तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी? हर्ट। तो हर्ट की यदि हम बात करें तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हर्ट ही होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी हर्ट ही होती है। ये वाला हर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, तो ये वाला हर्ट है, तो यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को आघात पहुंचाना, है ना, नुकसान पहुंचाना, है ना, तो उसे अपन कहते हैं किसी को हर्ट करना। तो हर्ट का जो सेकंड फॉर्म है वो हर्ट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, दिए गए जोड़ों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब यहां पर फ्रेंच और फ्रांस में क्या संबंध है कि भाई फ्रेंच भाषा कहां पर बोली जाती है? फ्रांस में बोली जाती है। तो हमें बताना है कि जो डच भाषा है वो कहां पर बोली जाती है। तो यदि हम डच भाषा की बात करें
तो डच भाषा फिजी में बोली जाती है, स्वीडन में बोली जाती है, हॉलैंड में बोली जाती है, नॉर्वे में बोली जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग और अलग तरीके के क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको जरूर जरूर प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जो डच भाषा है वो कहां पर बोली जाती है, हॉलैंड में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, हॉलैंड में। तो हॉलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिजी जो है वहां फिजी देश के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो फिजियन होती है। क्या होती है, फिजियन होती है। और अगर हम बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन में भाषा बोली जाती है स्वीडिश। क्या बोली जाती है, स्वीडिश। और नॉर्वे में जो भाषा बोली जाती है वो होती है नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन भाषा बोली जाती है। तो हमको याद रखना है डच भाषा कहां पर बोली जाती है, हॉलैंड में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों के समान संबंध साझा करता है। तो कोहरा और दृश्यता में क्या संबंध है, जब कोहरा होता है तो विजिबिलिटी या दृश्यता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एड्स होने पर क्या होता है, तो एड्स होने पर स्वास्थ्य कम हो जाता है, प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, वायरस कम हो जाते हैं, मौत हो जाती है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, कोई मौत पर लगा के आ जाएगा, कोई स्वास्थ्य पर लगा के आ जाएगा। भाई एड्स से स्वास्थ्य कम हो जाता है, जैसे कोहरे से दृश्यता कम हो जाती है, एड्स से स्वास्थ्य कम हो जाता है। तो ये गलत आंसर है। हमसे पूछा है क्या कम हो जाता है, तो मौत भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा एड्स से क्या होता है, एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। तो एड्स से क्या कम हो जाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहां पर देखिए वही कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा अल्फाबेट नंबर्स याद होने चाहिए आप लोगों को, है ना। अब देखिए यदि हम H J L N S Q O M के बीच का रिलेशन देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपने कोडिंग डी कोडिंग का चैप्टर पहले पढ़ रखा होगा तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट वाले अल्फाबेट्स हैं। H के नीचे क्या आता है, S आता है, हायर सेकेंडरी। J के नीचे क्या आता है, Q आता है, जयपुर क्वीन। L के नीचे क्या आता है, O आता है, लव, है ना। तो भाई अपन ने अगर कोडिंग डी कोडिंग पढ़ रखी है तो ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे जाने वाले वर्ड हैं, क्योंकि भाई हम अल्फाबेट में A से लेकर M तक यहां लिखते हैं और N से लेकर Z तक यहां लिखते हैं। तो ये अपोजिट जो आते हैं वो वाले वर्ड हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, हायर सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या बन रहा है, जयपुर क्वीन बन रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या बन रहा है, लव बन रहा है। और M और N, थोड़ा सा ये M के नीचे N आता है लेकिन N ऊपर लिख दिया, M नीचे लिख दिया, तो भी ये अपोजिट तो है ही। और यहां पर क्या बनता है, मालवीय नगर बनता है। क्या बनता है, मालवीय नगर। तो हमको बिल्कुल ऐसे ही बताना है कि इनके अपोजिट वर्ड कौन से हैं। तो देखिए अगर अपन ने कोडिंग डी कोडिंग पढ़ रखी है तो D के नीचे आता है W, दूध वाला। F के नीचे आता है U, फ्यू, है ना। H के नीचे अभी अपन ने देखा हायर सेकेंडरी। और J के नीचे क्या आता है, जयपुर क्वीन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, WUSQ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, WUSQ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अन्य से भिन्न है, शंकु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग। तो देखिए अगर हम देखें तो इन सब में भिन्न कौन सा है, शंकु। क्योंकि शंकु क्या है, शंकु 3D आकृति का होता है, यानी कि 3 डायमेंशन होते हैं इसके, है ना। जबकि वृत्त, त्रिभुज और वर्ग क्या है,
इनकी आकृति जो होती है वो 2 डायमेंशन वाली होती है, यानी कि 2D आकृति वाले होते हैं ये। और शंकु क्या होता है, 3D आकृति वाला होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शंकु। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शंकु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 11, 56 के समान हो। देखो यहां पर हमें दे रखा है 2, 11 और 56, यानी कि इस दिशा के अंदर ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या क्या हो रही है, अधिक मान वाली संख्या हमें ऐसे दे रखी है। तो जब भी संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे संख्याओं का मान जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 से 11, 11 से 56। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होता है, गुणा वाली स्थिति ज्यादा होती है। अब यदि हम गुणा वाली स्थिति को देखें तो भाई गुणा वाली स्थिति क्या हो सकती है, गुणा वाली स्थिति देखो यहां पर नजर आ रही है, 2 × 5 क्या आएगा, 10, और 10 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 11। उसी तरह अगर अपन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 55, और 55 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 56। यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 1 को जोड़ा जा रहा है। 5 से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और 1 को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके से आए तो और संख्याओं का मान जो है बढ़ रहा हो तो ध्यान रखना गुणा वाली स्थिति होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए यहां पर ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें ऐसी कंडीशन बन रही है, 4 × 5 डायरेक्ट ही 20 हो गया, एक जोड़े बिगर ही 20 आ गया, तो यानी कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब यहां पर देखें कि भाई 3 × 5 15, 15 में 1 जोड़ा 16, तो ये वाला ऑप्शन जरूर नजर आ रहा है, ऑप्शन 2, क्योंकि भाई 3, 16 और 81 में यदि हम संबंध देखें तो 3 × 5 + 1, 3 पंजे 15 और 1 जोड़ा तो क्या आया, 16, 16 × 5 80, और 80 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 81। यानी कि जो रिलेशन यहां पर है सेम वही रिलेशन यहां पर भी बन रहा है, इसलिए ऑप्शन जो है 2 वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर संख्याओं का मान ऐसे बढ़ रहा हो तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई कर कर देखना, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, या रिलेशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 3, 5 के समान हो। अब देखिए यदि मैं 2, 3 और 5 के बीच में रिलेशन देखूं तो 2, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें या तो एक का या स्वयं का ही भाग जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2, 3, 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब यदि हम देखें 3, 5 और 15, तो 15 तो इसमें 15 एक भाज्य संख्या आ गई, तो ये हो नहीं सकता। 5, 7, 9, इसमें 9 भाज्य संख्या आ गई, तो ये हो नहीं सकता। 5, 7, 11 है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें 9 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। इधर 9 आ गया, 9 में 3 का भाग जाता है, 15 में 3 का भाग जाता है। लेकिन अगर मैं 5, 7 और 11 की बात करूं तो 5, 7 और 11 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 12, 13 के समान हो। अब देखिए 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। अब 5 से क्या, 5 क्या है,
अभाज्य संख्या, है ना। 13 क्या है, अभाज्य संख्या, और 12 क्या है, भाज्य संख्या। और इसमें जो है किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है ना। अब हम एक ऐसा पेयर यहां पर ढूंढते हैं, 3 4 5 7 9 11 6 8 12। 6 8 12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो तीनों ही क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। 5 7 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बीच में जो संख्या आ रही है वो भी अभाज्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 3 4 5, 3 4 और 5। तो यहां पर अपन को क्या देखना है, मोस्टली हमें देखना है कि भाई बीच वाली जो संख्या है वो 2 से विभाजित तो होनी चाहिए। बीच वाली संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए, और साइड की संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 3 4 5, अब इसमें ये क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है, और ये बीच वाली संख्या क्या है, भाज्य है, और ये इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मेन जो है वो 2 से भाग विभाजित होने की है, क्योंकि भाज्य संख्या की डेफिनेशन ही यही होती है ना, जिसमें खुद का और 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती, जिसमें 2 का भाग चले जाए, है ना। तो यहां पर ये 4 जो है इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो 5 25 और 7 के समान हो। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए, समझना। जब आजू बाजू की संख्याएं छोटी हो, जैसे अभी अपन ने देखा, और बीच की संख्याएं बड़ी हो, बीच की संख्याएं क्या हो, बड़ी हो, तो अपन को क्या याद रखना है, बीच की संख्याएं क्या हो, बड़ी हो। तो हमेशा स्क्वायर या क्यूब वाला मामला होता है। किसका मामला होता है, स्क्वायर का या क्यूब का मामला होता है। अब यहां तो स्क्वायर और क्यूब का नहीं बन रहा था, यहां तो भाज्य वाला और अभाज्य वाला लॉजिक लग रहा था। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे कि पास की संख्याओं का मान क्या है, छोटा, और बीच वाली संख्या का मान क्या है, बड़ा है, तो यहां पर हमेशा या तो स्क्वायर वाला मामला होगा या क्यूब वाला मामला होगा ही होगा। अब यहां पर आप देखो कि ये बीच वाला जो है ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, क्या है, 5 का स्क्वायर है, और दोनों तरफ कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों तरफ कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है भाई। 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और बीच के अंदर जो है 25 दे रखा है, तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है। ऐसा ही कोई पेयर यहां पर है क्या, जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या हो, बीच में स्क्वायर भी आ जाए। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 है, लेकिन 6 और 12 क्या है, भाज्य है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन 8 भाज्य है, 11 अभाज्य है, हमें दोनों तरफ अभाज्य संख्याएं चाहिए, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 9 भाज्य है और 10 भी भाज्य है, तो ये पेयर भी नहीं बैठ रहा। अब देखो 7 और 13, ये अगर मैं 7 49 और 13 की बात करूं तो ये अभाज्य, ये भी अभाज्य, और 49 क्या है, 49 7 का स्क्वायर है। तो जो रिलेशन यहां पर है सेम वही रिलेशन जो है वो ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जब इधर उधर की संख्याओं का मान कम हो तो हमेशा पहले भाज्य अभाज्य का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना, और बीच वाले में या तो वो भाज्य संख्या दे देगा या फिर वो स्क्वायर वाली संख्या आपको
दे देगा। तो इस तरीके का आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, तो इन ट्रिक्स को आप ध्यान में रखकर ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वही है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखिए 7, 350 और हमें 7, 350 और 6। अब 7 का जो संबंध 350 के साथ है वही संबंध 6 का किसके साथ होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7 को यदि 50 से मल्टीप्लाई करें तो 350 आता है, तो 6 को यदि 50 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 300 आना चाहिए। लेकिन 300 ऑप्शन के अंदर आपको नजर ही नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ पर ये वाला लॉजिक तो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जब पास वाली संख्या का मान कम हो और उधर वाली संख्या बड़ी हो तो या तो स्क्वायर वाला मामला हो सकता है या क्यूब वाला मामला हो सकता है। तो हम उस लॉजिक को लगाकर देखते हैं कि भाई वो लॉजिक जो है हमारा यहाँ पर लग जाएगा क्या। तो यदि हम 7 का क्यूब करें तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, और उसमें 7 जोड़ने से क्या आता है, 350 आता है। उसी तरह हम 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब होता है 216, और उसमें यदि हम 6 को जोड़ें तो 222 आता है। तो देखिए 222 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 222 ऑप्शन में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा काम कर रहा है, क्यूब वाला ऑप्शन काम कर रहा है। 7 का क्यूब क्या हुआ, 343, 343 में 7 जोड़ने से 350 आया। उसी तरह हम 6 का क्यूब करेंगे और उसमें 6 जोड़ेंगे तो हमको आंसर में क्या मिल रहा है, हमको आंसर में मिल रहा है 222। तो हमारा करेक्ट, और 222 क्या है, ऑप्शन के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा है और ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हमें 17 का 361 से रिलेशन बताना है और हमें यह भी बताना है कि 23 का इसी प्रकार का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा। तो यदि मैंने आपको बताया कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो स्क्वायर या क्यूब वाला कोई लॉजिक जरूर होता है। तो अगर हम 17 का स्क्वायर निकालें तो 17 का स्क्वायर क्या आता है, 289, ठीक है ना। यदि हम 18 का स्क्वायर देखें तो 18 का स्क्वायर आता है 324, और यदि हम 19 का स्क्वायर निकालें तो 19 का स्क्वायर आता है 361। यानी कि यहां पर हमको क्या दे रखा है, 19 का स्क्वायर, यानी कि 17 से 2 संख्या आगे। तो उसी तरह 23 से आगे 2 संख्या आगे क्या होगा, 25, और 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 625, क्योंकि भाई यहां पर 17 में 2 जोड़कर 19 आया और यहां पर हमें 19 का स्क्वायर दे रखा है। वैसे ही हम 23 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और हमें 25 का स्क्वायर वहां पर लिखना है तो वो यहां पर होगा 625। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 625। नेक्स्ट देखिए 5 का 42 से जो रिलेशन है वही हमें 3 का किसी संख्या के साथ बताना है। अब यदि मैं 42 की बात करूं तो 42 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है और क्यूब भी नहीं है। तो यहां पर यदि मैं गौर से अगर अपन इसको देखें तो यहां पर क्या रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश हो सकता है, तो ऑप्शन के ऊपर हमको चलना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 5 8 जा 40, और 40 में 2 जोड़ने से आ रहा है 42, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें कि 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 24, और 24 में 2 जोड़ने से आ रहा है 26, यानी कि ये लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा है। तो यहां पर यदि हम देखें तो देखो 5 के आगे की 2 संख्याएं क्या होती है, 5 के आगे की 2 संख्याएं होती हैं 6 और 7। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, यानी कि जो 42 है ये 5 की आगे की 2 संख्याओं का गुणनफल है।
उसी तरह अगर हम देखें कि 3 के आगे की दो संख्याएं कौन सी होती है, तो 4 और 5, और 4 और 5 का गुणनफल होता है 20, और 20 ऑप्शन के अंदर है क्या, बिल्कुल 20 ऑप्शन के अंदर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपको लॉजिक ढूंढना आ जाएगा कि भाई कौन सा लॉजिक यहां पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सादृश्यता वाला चैप्टर है, तो किसी भी तरह का लॉजिक या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें यहां पर दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए फिर यहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए RTE, RT और E, RT और E और NW और C। तो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। R का अल्फाबेटिक नंबर क्या है, 18, है ना। T का क्या है, 20, E का क्या है, 5, ठीक है। N का क्या है, 14, है ना। W का क्या है, अगर हम W को निकालें तो अल्ट्रा वायरस वेव यानी कि 23, और C का क्या है, 3। तो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये बताऊंगा, लेकिन आप भी याद करिए कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, यहां पर देखेंगे तो +3 हो रहा है, और यहां पर देखेंगे तो -2 हो रहा है, यानी कि -4 फिर +3 और फिर -2। तो ऐसा ही रिलेशन हमें किसके साथ निकालना है, EUR के साथ। अब E का नंबर क्या है, 5 है, E का नंबर क्या है, 5 है, इसका नंबर है 21 और इसका नंबर है 18, इसका नंबर क्या है, 18। अब यदि 5 के अंदर यदि मैं -4 करूंगा तो क्या आएगा, 1, और 1 नंबर का अल्फाबेट क्या होता है, A। इसके अंदर यदि मैं +3 करूंगा तो आएगा 24, क्या आएगा, 24, और 24 नंबर का अल्फाबेट कौन सा होता है, X। और 18 के अंदर यदि मैं -2 करूंगा तो आएगा 16, और 16 नंबर पर क्या होता है, 16 नंबर होता है P का। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए AXP है क्या, बिल्कुल है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, AXP। नेक्स्ट देखिए फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहां पर। अब RKP और VH और S यदि हम देखें तो R का नंबर क्या होता है, 18, है ना। K का क्या होता है, 11, P का क्या होता है, 16, ठीक है ना। फिर इसका होता है 22, H का होता है 8 और S का होता है 19। अब इनमें यदि रिलेशन देखें तो क्या आ रहा है, +4 के बाद -3 के बाद आ रहा है प्लस का 3, ठीक है ना। अब ये रिलेशन यहां पर स्टैब्लिश हो रहा है। अब देखिए U, J और M। U का नंबर क्या होता है, U का नंबर होता है 21, J का क्या होता है, J का होता है 10, ठीक है ना, और M का क्या होता है 13। अब इसमें यदि मैं 4 जोड़ूं, है ना, तो आता है 25, और 25 नंबर पर क्या आता है, 25 नंबर पर आता है Y, क्या आता है, Y। J के अंदर यदि मैं -3 करूं तो यहां पर आता है 7 नंबर पर क्या आता है, G, और यहां पर यदि मैं +3 करूं तो आता है 16, और 16 नंबर पर आता है P। अब देखिए YJP जो है ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखिए हमको यहां पर बताना है 2 और 24 के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन 5 से भी हमें एस्टैब्लिश करना है। तो देखिए 2, 24, ठीक है। अब 5 से भी हमें वो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अब 24 जो है किसी का स्क्वायर या क्यूब तो है नहीं, है ना। अगर देखें, अगर स्क्वायर और क्यूब के अंदर तो 24 आ नहीं रहा, ठीक है। अब यदि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24,
अब 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60। अब 60 यहाँ ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, यानी कि दूर दूर तक ही नहीं है ना। तो यानी कि ये वाला लॉजिक जो है, ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाला लॉजिक भी यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है। अब अगर अपन और कोई लॉजिक लगाए, डिवाइड वाला भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई संख्या जोड़ के देखें तो भी, क्योंकि यहां पर जो संख्याएं हैं सब 100 से बाहर जा रही हैं, यानी कुछ अलग ही तरह का लॉजिक यहां पर जो है यूज किया गया है। यदि अगर अपन देखें तो 24, ठीक है ना, 24 के ये वाला जो अल्फाबेट है, ये वाला, ठीक है ना, यदि इसके अंदर में फर्स्ट वाले अल्फाबेट 24 को यदि मैं फर्स्ट अल्फा, इसके लास्ट वाले अल्फाबेट, सॉरी लास्ट वाली संख्या को यदि मैं फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड करूं तो मुझे पहले वाली संख्या मिल रही है, यानी कि 2 मिल रहा है ना। यानी कि मैं 4 को अगर 2 से डिवाइड करूं, 4 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 यहां पर आ रहा है। तो उसी तरह अगर मैं 02 को 3 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, नहीं आएगा। मैं 02 को 1 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, नहीं आएगा। 01 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर 5 आ जाएगा, यानी कि मुझे पहले वाला जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 5 मिल जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल ही अलग तरह का एक लॉजिक लगा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो इस तरह का लॉजिक भी लगा सकते हैं और एग्जाम में इस तरह के लॉजिक वाला प्रश्न भी आपको दिया जा सकता है। तो मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ही आपके लिए छाटे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों को करने के बाद मैंने कुछ ये 50 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो आप इनको जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें क्या है, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो रहा है, हर तरह के लॉजिकल वाला क्वेश्चन कवर हो रहा है ना। तो आप जरूर इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से तथा छठा पद पांचों पदों से संबंधित है। अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है 15-27 का एक पेयर है और 45-81 का एक पेयर है, और हमें यहां पर जो 15 और 27 के बीच में जो रिलेशन है, 45 और 81 के बीच में जो रिलेशन है, वही का वही रिलेशन हमें 100 का किसी संख्या के साथ स्टैब्लिश करना है। तो यदि मैं 15 और 27 का देखूं तो ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। उसी तरह मैं यदि 45 और 81 को देखूं तो ये 9 की टेबल में आ रहे हैं, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, यानी कि 5:9 और 5:9 ये आना चाहिए। तो मैं 100 के साथ किस संख्या को रखूं कि यहां पर 5:9 मुझे मिल जाए। तो ये कि 20 से अगर अपन देखते हैं तो 25 जा 100 होता है और 29 जा 180 होता है। तो यहाँ पे यदि अगर मैं 180 रखूं तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, 5:9, 5:9 और 5:9। तो देखिए 180 जो है वो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, गुच्छे का संबंध किसके साथ है, अंगूर के साथ है। उसी प्रकार झुंड का संबंध किससे होगा, भीड़ से होगा, पालतू पशु से होगा, मुर्गी से होगा, मक्खियों से होगा। अब देखिए यहां पर ये चारों ऑप्शन ही बहुत जोरदार हैं, और कोई बच्चा मक्खी पर टिक करके आएगा, कोई बच्चा भीड़ पर टिक करके आएगा, कोई बच्चा मुर्गी पर टिक करके आएगा, कोई पालतू पशु पर टिक करके आएगा। तो देखिए जिस तरह से अंगूर जो हैं वो हमेशा गुच्छे में पाए जाते हैं, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो पालतू पशु होते हैं
वो हमेशा झुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? झुंड में चलते हैं। आपने देखा होगा भेड़, बकरियां, गाय जो भी पालतू होती हैं वो अधिकतर क्या है? झुंड में ही पाई जाती हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पालतू पशु होगा। भीड़, मुर्गी, मक्खियां ये नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से। भाई दूसरी संख्या का पहली से और छठी का पांचवी से जो रिलेशन है वही हमें यहां पर बताना है। तो देखिए, अगर मैं 108 और 9 के बीच में रिलेशन बनाऊं, है ना, 108 और 9 के बीच में रिलेशन बनाऊं तो इंटू 12 बन रहा है। उसी तरह मैं 180 और 15 के बीच में रिलेशन बनाऊं तो 15 इंटू 12 180 होता है। तो मैं 132 की अगर बात करूं तो मैं यहां पर कौन सी संख्या रखूं जिसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आ जाए? तो भाई 12 अट्ठे 12 इंटू 10, 12 इंटू 11, 12 इंटू 12, तो 12 अट्ठे रखूंगा तो 96 हो जाएगा। 12 इंटू 10 करूंगा तो 120 हो जाएगा। 12 इंटू 12 करूंगा तो 144 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 12 इंटू 11 करूंगा तो 132 आएगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉलीवुड फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है? देखिए, हॉलीवुड में क्या बनती है? फिल्में बनती हैं। उसी तरह अगर मैं सिलिकॉन वैली की बात करूं तो वहां पर क्या? फूल, रसायन, प्रौद्योगिकी या परमाणु? अब भाई जिसको सिलिकॉन वैली की नॉलेज नहीं है वो वहां पर अधिकतर कई जने परमाणु टिक कर आएंगे, कोई रसायन टिक कर आएगा। तो सिलिकॉन वैली की यदि मैं बात करूं तो उसका संबंध है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये अपन को याद रखना है। तो जिस प्रकार हॉलीवुड फिल्म से संबंधित है उसी प्रकार सिलिकॉन वैली जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कूची पेंट, बेलचा डैश। तो देखिए, कूची जो है किस काम में आती है? पेंट करने के काम में आती है। पुराने समय में कूची से ही कली पोती जाती थी मकानों के ऊपर। तो कूची किस काम में ली जाती है? दीवारों पर पेंट करने के काम में ली जाती है। उसी प्रकार बेलचा, बेलचा जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बेलचे का संबंध किससे है? तेल से है, पानी से है, कोयले से है या ईंट से है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बेलचा जो है वो कोयला निकालने के काम में लिया जाता है कोयले की खदानों के अंदर। तो इसलिए बेलचे का संबंध किससे है? कोयले से है। तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। अब देखिए, यहां पर दे रखा है 4, 2, 1। क्या दे रखा है? 4, 2 और 1। अब ये तीनों ही एक तरीके से निम्न मान की संख्याएं हैं। लेकिन मैंने आपको कहा देखो, या तो यूं बढ़ते हुए होंगी, है ना, या फिर यूं बढ़ते हुए हो। तो हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई वाला कोई ना कोई लॉजिक होता है। अब यहां पर देखो यूं बढ़ रही हैं तो यानी कि ये 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना। जब भी इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हो तो हमेशा अधिकतर, मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन आया था बताया था कि मल्टीप्लाई वाला लॉजिक होता है। तो देखिए, सेम इसी तरह का रिलेशन आपको कहां पर नजर आ रहा है? इंटू 2 होना चाहिए बीच के अंदर। यहां पर तो इंटू 4 और इंटू 4 है, यहां पर इंटू 2 और इंटू 2 है, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। फोर्थ ऑप्शन कैसे सही है? 20, 10 और 5। तो यहां पर इंटू 2 और इंटू 2 आ रहा है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। सेम रिलेशन जो है एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। नाइट्रोजन गैसीय, भाई नाइट्रोजन की प्रकृति क्या होती है? गैसीय होती है। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाई जाती है। तो क्या लेड जो है पेंसिल? नहीं, लेड तो पेंसिल में डलती है या उसी से हम लिखते हैं, है ना। तो वो जो रिलेशन नाइट्रोजन और गैस के बीच में है वो लेड और पेंसिल के बीच में नहीं है। पंक और डैना, ये भी गलत है। मर्क्यूरी तरल, बिल्कुल मर्क्यूरी जो है तरल रूप में पाया जाता है। मर्क्यूरी की जो प्रकृति है वो क्या होती है? द्रवीय होती है। तो यहां पर इस नाइट्रोजन से मैच करने वाला जो ऑप्शन है, सेम संबंध को बताने वाला ऑप्शन है, वो मर्क्यूरी तरल वाला है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों गैसें हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मर्क्यूरी की प्रकृति क्या है? द्रवीय है, यानी कि तरल रूप में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, वैसे ही मर्क्यूरी जो है वो तरल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। अच्छा, श्रेष्ठ, यानी कि अच्छी की भी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? श्रेष्ठ है ना। तो अपन को ऐसा ही संबंध देखना है। बुरा अच्छा यदि अपन देखेंगे तो ये तो विपरीत हो गया, इसमें ये संबंध स्टैब्लिश नहीं हो रहा। ईर्ष्या, खुशी, अस्वस्थता, चिकित्सक, भाई अस्वस्थता को ठीक करने वाला चिकित्सक, तो ऐसा संबंध भी यहां पर स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हाँ, पहाड़ी का अपर रूप क्या है? पर्वत। जैसे अच्छे का अपर रूप जो है वो श्रेष्ठ है, उसी तरह पहाड़ी से बड़ा क्या है? पर्वत। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट क्या है? सही है। अच्छे से बढ़िया क्या होता है? श्रेष्ठ। उसी तरह पहाड़ी से भी बड़ा क्या होता है? पर्वत। तो सेम संबंध स्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है? भाई बीमारी का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी कहलाता है, उसी तरह ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर ऑप्शन 4 आ जाएगा। ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, तो वैसे ही ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, 7 और 45 में जो रिलेशन है वही रिलेशन अपन को 5 के साथ स्टैब्लिश करना है। तो 7 और 45 में क्या रिलेशन है भाई? सोच के देखो, 7 और 45 में क्या रिलेशन हो सकता है? तो अगर हम 7 और 45 के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई 45 किसी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 यानी कि 45, ठीक है ना। उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 करके देखें तो 21। ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये लॉजिक तो बैठ ही नहीं रहा, है ना। आजू बाजू की संख्याओं का देखें, 7 इंटू 5 35, 35 में 10 जोड़ा तो आया 45। 6 उसी तरह अपन देखें 5 इंटू 5 यानी 25, 25 में 10 जोड़ो तो आया 35, 35 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। अब क्या करें भाई? 6 करके देखें, है ना भाई। 7 को अपन ने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 का स्क्वायर करके भी देख लिया। अब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 7 इंटू 6 42, 42 में 3 जोड़ा तो आया 45। उसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 6 30, 30 में 3 जोड़ा तो आया 33। अब 33 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो यहां पर ये वाला लॉजिक लग रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके 3 को जोड़ा गया है, उसी तरह हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ देंगे, तो यहां पर ये रिलेशन जो है स्टैब्लिश हो जाएगा। जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी स्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आंख, मोतियाबिंद,
भाई आंख का रोग क्या होता है? आंख का रोग होता है मोतियाबिंद। आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, जाला बन जाता है, दिखाई नहीं देता। उसी तरह त्वचा से संबंधित रोग कौन सा है? पायरिया, सिनुसाइटिस, छाजन, रोहा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि त्वचा से संबंधित रोग होता है छाजन, एक्जिमा। इसमें त्वचा के अंदर खुजली होने लग जाती है। तो त्वचा से संबंधित रोग कौन सा होता है? एक्जिमा होता है। कौन सा होता है? एक्जिमा। तो अपन को ये याद रखना है। पायरिया दांतों से संबंधित होता है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? छाजन, एक्जिमा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ, ठंडक, पृथ्वी। तो बर्फ का गुण है ये। बर्फ का गुण क्या है? ठंडक। बर्फ ठंडक प्रदान करती है ना, बर्फ को अपन लगाते हैं तो ठंडक मिलती है। उसी तरह पृथ्वी में कौन सा गुण पाया जाता है? बात किसकी हो रही है? गुण की हो रही है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। यहां पर आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। जिस तरह बर्फ का गुण ठंडक है, उसी तरह पृथ्वी का गुण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट देखिए, 8 और 81 में क्या रिलेशन है? वही रिलेशन अपन को 64 का बताना है किसी संख्या के साथ। तो देखिए, अगर हम यहां पर रिलेशन देखें तो यहां पर देखो, 2 का क्यूब और 3 का को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना? क्योंकि भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, 27 तिया होता है 81। तो यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 81 आ रहा है, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, ठीक है ना? उसी तरह 64 है ना, तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो यहां पर 2 के आगे वाली संख्या क्या है? 3 है। तो यहां पर 4 के आगे वाली संख्या कौन सी होगी? 5। तो 5 को यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो कौन सी संख्या आएगी? 625 आएगी। 25 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो यहां पर जो है इस तरह का रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन होगा 3। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये सब क्या है? क्यूब है या स्क्वायर है। देखो, आपको ये सब चीजें पहचान में कब आएगी? जब आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक के आप स्क्वायर और क्यूब तो कम से कम याद कर ही लो, तभी आपको ऐसे प्रश्न करने में आसानी होगी। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब जो है आप याद कर लो तभी आप डायरेक्ट जो है रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दर्पण परावर्तन, पानी का ऐसा ही रिलेशन किसके साथ होगा? देखिए, अगर मैं परावर्तन की बात करूं तो दर्पण का गुण होता है परावर्तन। उसी तरह पानी का क्या गुण होता है? पानी का गुण होता है अपवर्तन। पानी का गुण क्या होता है? अपवर्तन। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, और हेडमास्टर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, धारा और एम्पियर में क्या रिलेशन है? धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अपन ने क्वेश्चन भी करा था एक, है ना? धारा प्रवाह को किस में मापा जाता है? एम्पियर में, ठीक है ना? तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? प्रतिरोध की जो मात्रक इकाई होती है वो होती है ओम। क्या होती है? प्रतिरोध की मात्रक इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो यहां पर आएगा ओम। नेक्स्ट देखिए, कागज का प्रयोग किया जाता है लुगदी बनाने में। कागज का प्रयोग किसमें किया जाता है? लुगदी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना? कागज या फिर लुगदी से क्या बनता है? कागज बनता है ना? ऐसे भी अपन कर सकते हैं। उसी तरह लिनन का जो रिलेशन किससे है? सन से, रबड़ या शीर से, बैत से या चमड़े से? तो देखिए, लिनन का रिलेशन होगा सन से, कपड़ा, है ना? तो यहां पर अपन को याद रखना है, कागज का जो संबंध लुगदी से है वही लिनन का संबंध किससे है? सन से है, ठीक है ना? अपन को ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है
उसी प्रकार रास्ते का संबंध किससे होगा? देखो सागर में क्या चलती है? नौका चलती है। तो रास्ते पर क्या चलती है? तो बस, परिवहन, यात्री या यात्रा। तो देखो कई बच्चे क्या करेंगे, भाई रास्ते पर यात्री चलते हैं। यहां पर बात मशीनरी की जा रही है। किसकी की जा रही है? मशीनरी की जा रही है। तो रास्ते पर क्या चलती है? बस चलती है। क्या चलती है? बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बस होगा। नेक्स्ट देखिए, आग और राख के बीच में जो संबंध है वही संबंध विस्फोट का किसके साथ होगा? तो देखिए आग लगने पर सब कुछ क्या हो जाता है? राख हो जाता है। उसी तरह विस्फोट होने पर क्या होता है? ज्वाला, मृत्यु, ध्वनि या मलबा। तो जैसे आग लगने पर सब कुछ राख में बदल जाता है, वैसे ही विस्फोट होने पर सब कुछ मलबे में बदल जाता है। यानी कि सब तरफ जो है छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं और मलबा हो जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को विस्फोट करके क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि मलबे में बदला जाता है। तो विस्फोट से क्या होता है? मलबे में सब चीज, आसपास की चीज क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, युद्ध का जो संबंध विनाश के साथ है ना, वही संबंध आग का किसके साथ है? तो देखिए युद्ध होने पर विनाश होता है, वैसे ही आग लगने पर क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा आग लगने पर सब कुछ राख में बदल जाता है। तो आग लगने पर क्या होता है? सब कुछ किस में बदल जाता है? राख में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार जेड का संबंध हरे से है, उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे होगा? भाई जेड हरा होता है तो गार्नेट क्या होता है? गार्नेट लाल होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल। ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए इस क्लास का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये लास्ट के अंदर। जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है? अब इसमें होगा क्या, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? बैंक पर निशान लगा के आ जाएंगे। भाई लाइब्रेरियन पुस्तक, तो बच्चे क्या करेंगे? बिना सोचे समझे बैंकर बैंक, है ना। लेकिन देखो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने वाली बात है, बात व्याख्या की होती है सब कुछ। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में क्या रखता है? पुस्तक रखता है। तो बैंकर बैंक में क्या रखता है? धन रखता है। तो यहां पर आंसर आएगा धन। और बच्चे क्या करते हैं? पूरा व्याख्या करे बिगर ही डायरेक्ट क्या करते हैं? ऑप्शन पर टिक कर देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमें सादृश्यता वाले के अंदर मेन व्याख्या करना आना चाहिए रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर आपने दो शब्दों के बीच की सही व्याख्या कर ली तो आप आराम से संबंध को स्थापित कर पाओगे। और मैंने कहा क्यूब और स्क्वायर जो है याद करके रखो। कुछ ट्रिक भी मैंने आपको बताई कि बढ़ते हुए हो तो हमेशा मल्टीप्लाई वाला लॉजिक होता है, आसपास की दो संख्याओं का मान कम हो, बीच वाली संख्या का ज्यादा हो तो स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक होता है। तो ये 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस चैप्टर के जो है प्रैक्टिस करवाए और मैंने छाट कर अच्छे क्वेश्चन जो है इस क्लास के अंदर जो है इंक्लूड किए हैं। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी क्लासेस को बना सकूं और ला सकूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।